इसरो की एक और ऐतिहासिक छलांग, गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की सफल लॉन्चिंग। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को दी बधाई, बताया पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को साकार करने की दिशा में और करीब ले जाने वाला कदम। पीएम मोदी ने सिंधिया स्कूल ग्वालियर के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में की शिरकत। बहुउद्देशीय खेल परिसर का किया शिलान्यास। कहा कम से कम एक गरीब परिवार की उठाएं जिम्मेदारी, गरीबी भी दूर करेगा और विकसित भी बनेगा भारत। पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों में घिरी महुआ मोइत्रा की नहीं कम हो रही हैं मुश्किलें। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल में दर्ज कराया मामला। कहा चंद टके के लिए गिरवी रखी देश की सुरक्षा। भाजपा ने जांच की मांग की, टीएमसी ने बनाई मामले से दूरी। चुनावी राज्यों में प्रचार तेज। भाजपा ने राजस्थान के लिए 83 उम्मीदवारों की जारी की दूसरी सूची। झालरापाटन से वसुंधरा राजे को बनाया उम्मीदवार। वहीं कांग्रेस की भी 33 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। लिस्ट में अशोक गहलोत, सचिन पायलट का नाम। राफा क्रॉसिंग खुलने के बाद भोजन और दवाइयों से लदे ट्रक मिस्र से गाजा पहुंचना शुरू। सहायता समूहों ने कहा एक दिन में 20 ट्रक पर्याप्त नहीं। इजरायली सेना ने कहा हमास के कब्जे में 20 बच्चे समेत 210 बंधक। काहिरा में शांति सम्मेलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये बात इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से सच साबित कर दी है। इसरो ने चंद्रयान और आदित्य L1 के बाद श्रीहरिकोटा से गगनयान के टेस्ट व्हीकल क्रू मॉड्यूल की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की। इसके साथ ही भारत ने इंसान को स्पेस में भेजने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। शनिवार का दिन और 21 अक्टूबर की तारीख अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की ताकत के लिए याद की जाएगी। इसरो ने चंद्रयान और आदित्य L1 के बाद श्रीहरिकोटा से गगनयान के टेस्ट व्हीकल क्रू मॉड्यूल की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की। सुबह 10 बजे क्रू मॉड्यूल को लेकर रॉकेट 16.5 किलोमीटर ऊपर गया और फिर बंगाल की खाड़ी में लैंड कर गया। इस तरह गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इस परीक्षण का उद्देश्य गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल एस्केप सिस्टम को परखना, यानी यान को अलग करने की विभिन्न प्रणालियों सहित यान की उप प्रणालियों और चालक दल के सुरक्षित बच निकलने की प्रणाली की पड़ताल करना था। इसे टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 और टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट यानी TVD1 भी कहा जा रहा है। इस सफल परीक्षण से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो खुद एक चालक दल अंतरिक्ष यान लॉन्च कर सकते हैं। इसरो प्रमुख ने इस सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि TVD1 के जरिए डेटा एनालिसिस से नई जानकारियां सामने आएंगी। I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TVD1 mission. हालांकि मिशन के टेस्ट व्हीकल की लॉन्चिंग को पहले सुबह तकनीकी कारणों की वजह से टाल दिया गया था, लेकिन जल्द ही इसे ठीक कर लिया गया और सुबह 10 बजे इसरो ने नया इतिहास लिख दिया। इस सफलता पर पीएम मोदी ने इसरो को बधाई दी। पीएम ने अपने एक्स संदेश में लिखा कि ये सफलता हमें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान को साकार करने के एक कदम और करीब ले जाती है। इसरो के वैज्ञानिकों को मेरी शुभकामनाएं। टेस्ट मिशन की सफलता पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी से गगनयान की यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है उसकी तरफ हमने पहला कदम बढ़ाया है। इस कामयाबी से गगनयान की यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है उसकी तरफ आज हमने पहला कदम उठाया है। द फर्स्ट स्टेप इन द लास्ट लेग ऑफ जर्नी टुवर्ड्स द लॉन्च ऑफ गगनयान। और आज जो प्रशिक्षण हुआ है, ये टेस्ट फ्लाइट, इसके बाद, इसकी सफलता के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस तरह की फ्लाइट्स की जाएंगी। फिर वो मरहला आएगा कि एक गगनयान लगभग 2025 में हम भेज पाएंगे।
गगनयान के पहले परीक्षण की सफलता को लेकर देश भर में लोगों में खुशी के साथ ही गर्व का भाव रहा। खासतौर पर बच्चे बेहद उत्साहित रहे। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर मौजूद बच्चों ने इस सफलता पर खुशी जताई। It is a trial mission, unmanned plan. It is a very good opportunity to improve our ISRO. It will be a successful launch. It will be proud to every Indians. We are so proud to be here, and Chandrayaan-3 is also a successful rocket. I am very interested to see launching of Gaganyaan. I like space science. इस टेस्ट उड़ान की सफलता ने गगनयान मिशन के आगे की सारी रूपरेखा तय कर दी है। इसके बाद अगले साल एक और टेस्ट फ्लाइट होगी जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र को भेजा जाएगा। गगनयान मिशन का लक्ष्य 2025 में 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्यों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। श्रीहरिकोटा से आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर देश की सेवा करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद पुलिस कर्मियों को याद किया गया और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना करके विश्व का सर्वश्रेष्ठ आतंकवाद रोधी बल बनने की दिशा में काम किया है। सरकार के कड़े रुख का नतीजा है कि पिछले 1 दशक में आतंकवाद, उग्रवादी हमलों, नक्सलवाद और नस्लीय हिंसा में 65% की कमी आई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप लगाने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे इस मामले को अंतिम परिणति तक ले जाना चाहते हैं। अब उन्होंने इस मामले की शिकायत लोकपाल में दर्ज करा दी है। वहीं महुआ के लिए मुश्किल ये है कि इस पूरे मामले में टीएमसी उनसे दूरी बनाए हुए है। संसद में पैसा लेकर सवाल पूछने के आरोपों में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर टीएमसी सांसद की संसदीय लॉगिन आईडी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एक्स संदेश में उन्होंने कहा कि कुछ पैसे के लिए एक सांसद ने देश की सुरक्षा को गिरवी रखा। दुबई में संसद के आईडी खोले गए उस वक्त कथित सांसद भारत में ही थीं। इस एनआईसी पर पूरी भारत सरकार है, देश के प्रधानमंत्री जी, वित्त विभाग, केंद्रीय एजेंसी। क्या अब भी तृणमूल कांग्रेस व विपक्षियों को राजनीति करना है? निर्णय जनता का है। एनआईसी ने ये जानकारी जांच एजेंसी को दिया। इस बीच निशिकांत दुबे ने मामले की शिकायत लोकपाल में दर्ज करा दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सीबीआई सुनते थक गया हूं, आज लोकपाल को शिकायत दर्ज करा दिया। सांसद मंत्री का भ्रष्टाचार लोकपाल ही देखता है, सीबीआई ही उसका माध्यम है। निशिकांत दुबे ने महुआ पर आरोप लगाते हुए जिस व्यापारी दर्शन हीरानंदानी का नाम लिया है, उन्होंने लोकसभा की आचार समिति को सौंपे गए एक हस्ताक्षरित हलफनामे में कबूल किया कि अडानी पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार से सवाल पूछने के लिए महुआ की संसदीय लॉगिन का इस्तेमाल किया था। साथ ही उन्होंने महुआ द्वारा महंगे उपहार मांगने की बात भी स्वीकार की है। इसके अलावा भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर महुआ पर संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे और तोहफे लेने के आरोप लगाए थे। इस मामले को स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को भेज दिया है। मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। भाजपा महुआ मोइत्रा पर हमला बोलते हुए मामले की जांच की मांग कर रही है। कॉम्प्लेन आया उनके खिलाफ, सीरियस कॉम्प्लेन है। जो संसदीय परंपरा है, रीति नीति, उसको ताक में रख के जो राजनीति करते हैं, केवल ढंग करने के लिए, नाटक करने के लिए पार्लियामेंट को यूज करते हैं। कंप्लेन आया है, उसका पूरा छानबीन होनी चाहिए। बहुत संगीन कंप्लेन है ये। देखिए, जो सामने आया है वो भयंकर चित्र है। अगर ऐसा हुआ है कि पैसे के कारण महुआ मोइत्रा ने ये सब किया है तो इसके इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस पूरे मामले में टीएमसी ने महुआ मोइत्रा से दूरी बनाए हुए है। टीएमसी ने पहले ही अनौपचारिक तौर पर संदेश दिया था कि ये महुआ मोइत्रा की अपनी समस्या है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुरोध के बाद अडानी की पश्चिम बंगाल में बड़े निवेश की योजना है, लेकिन महुआ मोइत्रा के लगातार अडानी पर हमले के कारण ममता बनर्जी की स्थिति असहज बनी हुई है।
टीएमसी की ओर से महुआ के अलावा जवाहर सरकार भी अडानी विरोधी अभियान चला रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ममता अब अपनी पार्टी को बचाने के लिए महुआ से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही हैं। टीएमसी पहले से ही भ्रष्टाचार के कई आरोपों को लेकर घिरी हुई है। कैश फॉर क्यूरी को संसदीय लोकतंत्र में सबसे बड़े भ्रष्टाचारों में एक माना जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी सरकार कोशिश कर रही है कि इस मामले में टीएमसी का कुछ भी लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर के एक दिवसीय दौरे पर सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने ग्वालियर के साथ अपना विशेष नाता बताया। उन्होंने कहा कि भारत अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने युवाओं से देश के विकास में अहम भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने उनसे विकसित भारत बनाने, राष्ट्र प्रथम की सोच अपनाने, नवोन्मेष और शोध का संकल्प लेने को कहा। उन्होंने इस मौके पर स्कूल में बहुउद्देशीय खेल परिसर की आधारशिला रखी और प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों और शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वालों को स्कूल का वार्षिक पुरस्कार प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। पीएम ने देश के विकास के लिए तत्कालिक लाभ के लिए काम करने के बजाय दीर्घकालिक योजना को अपनाने पर जोर दिया। शॉर्टकट आपको भले कुछ तात्कालिक लाभ पहुंचा दे, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म सोचने के साथ ही काम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति समाज में या सियासत में तात्कालिक स्वार्थ के लिए काम करता है, उससे समाज का, राष्ट्र का नुकसान ही होता है। हमारी सरकार को 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में देश ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जो फैसले लिए हैं वो अभूतपूर्व है। हमने देश को कितने ही पेंडिंग फैसलों के बोझ से मुक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत गरीबी भी दूर करेगा और विकसित भी बनेगा। आज का भारत जो भी कर रहा है वह मेगा स्केल पर कर रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं के सपने और संकल्प दोनों बड़े होने चाहिए। जब तक देश में एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, पक्का घर नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। भारत से गरीबी दूर करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसी रास्ते पर चलकर 5 सालों में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत गरीबी भी दूर करेगा और विकसित भी बनेगा। पीएम मोदी ने युवाओं से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। हमने डिफेंस सेक्टर को भी आप जैसे युवाओं के लिए ओपन कर दिया। ऐसे कितने ही सेक्टर्स हैं जब भारत में आपके लिए बन रहे हैं। आपको मेक इन इंडिया के संकल्प को आगे बढ़ाना है। आपको आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना है। मेरा एक और मंत्र याद रखिएगा, हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर और सिंधिया स्कूल के साथ अपने विशेष रिश्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वे काशी के सांसद हैं
और इसकी सेवा करने में सिंधिया परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि आज भारत सफलता की जिस ऊंचाई पर है वह अभूतपूर्व है और पूरे विश्व में भारत की धाक जमी हुई है। साथ ही पीएम ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ब्यूरो इनपुट के साथ ग्वालियर से अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वाराणसी के ज्ञानवापी में मस्जिद के वजूखाने में एएसआई सर्वे मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। वाराणसी जिला अदालत के जज ने एएसआई सर्वे की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में सील वजूखाने के एरिया की एएसआई सर्वे की मांग की थी। वाराणसी कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया है। राखी सिंह ने ज्ञानवापी परिसर में सील वजूखाने एरिया में एएसआई सर्वे की कोर्ट से मांग की थी। और उधर राजस्थान के खैरथल में विशेष समुदाय के लोगों ने दलित समाज के 2 युवकों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में एक दलित युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं और गांव में तनाव व्याप्त है। प्रथम दृष्टया यह है कि इनमें के जो मोनू जाटव जो है दांतला का, ये ट्रेन में आ रहा था तो इसके जो खिड़की वाले जो लड़कों से जो जाटव और मेघवाल समाज के ही थे, उनसे कोई किसी बात पर झगड़ा हुआ है। वो झगड़ा होने से फिर उसने जैसे ट्रेन से उतरा तो उस झगड़े का बदला लेने के लिए मुनकैद और काला और ये करण सरदार इनकी टीम को बुला लिया वापस, और बुला के उन्होंने वापस जाके मारपीट की। उस मारपीट के दौरान चाकूबाजी हुई है, जिसमें योगेंद्र जो है उसकी गले में ज़्यादा उसी टाइम ज़्यादा लगने से वहीं पर गिर गया, और अमित भी उस टाइम घायल हो गया था। तो अमित को तो वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और योगेंद्र को यहाँ अलवर रेफर किया। अलवर में दौरान इलाज उसकी डेथ हो गई। और वहीं राजस्थान में बीजेपी ने 83 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की और वसुंधरा राजे सिंधिया, सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौड़ जैसे दिग्गजों को मैदान में उतारा है। तो वहीं बड़े इंतजार के बाद कांग्रेस ने भी 33 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इस सूची में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नाम शामिल हैं। उधर मध्य प्रदेश में भाजपा ने 228 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। यूं तो प्रत्याशियों की सूची जारी करना पार्टी के लिए सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, पर राजस्थान में कांग्रेस को सूची जारी करने में पसीने छूट गए और अब जाकर पहली सूची जारी हो पाई है। आपसी द्वंद के कारण अनिर्णय की स्थिति के चलते कांग्रेस ने आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 33 उम्मीदवारों की पहली सूची शनिवार को जारी की। कांग्रेस की पहली सूची में अशोक गहलोत के साथ ही सचिन पायलट, दिव्या मदेरणा, गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर अर्चना शर्मा, ममता भूपेश के साथ ही अशोक चांदना का नाम भी शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे, वहीं सचिन पायलट टोंक से, ममता भूपेश सिकराई से, दिव्या मदेरणा ओसियां से चुनाव मैदान में उतारी गई हैं। पहली सूची में सीपी जोशी का नाम भी शामिल है, जिनके नाम को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 83 उम्मीदवारों के नामों की दूसरी सूची जारी की। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को झालरा पाटन से, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को अम्बेर, तारानगर से राजेंद्र राठौड़ और नागौर से ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए भाजपा ने 52 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। इस बार बीजेपी ने पूर्व मंत्री माया सिंह और वर्तमान मंत्री उषा ठाकुर को टिकट दिया है। वहीं इंदौर 3 विधानसभा सीट से कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट नहीं मिला है। बीजेपी ने 5 लिस्ट जारी कर प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 228 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में पार्टी ने 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। इसके बाद दूसरी लिस्ट में भी 39, तीसरी लिस्ट में 1 और फिर चौथी लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। अब 92 सीटों के नाम सामने आने के बाद कुल 228 सीटों के लिए प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया गया है। पार्टियों ने गहन मंथन और सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों का चयन किया है, पर अब 3 दिसंबर को ही ये साफ हो पाएगा कि जनता किसको सत्ता सौंपती है।
भोपाल से अजीत द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद पहली बार सहायता सामग्री लेकर 20 ट्रक गाजा में दाखिल हुए। इन ट्रकों ने रफा सीमा पर मिस्र से गाजा में प्रवेश किया। संघर्ष के दौरान यह क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे गाजा में आवश्यक राहत सहायता पहुंचाने में देरी हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वो गाजा के अस्पतालों को चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मिस्र और फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के साथ काम कर रहा है। और वहीं दुर्गा पूजा को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में भी पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कैसे चल रहा है दुर्गा पूजा महोत्सव और क्या है लोगों की प्रतिक्रिया, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दुर्गा पूजा को लेकर देश भर में धूम है और धूम है देश की राजधानी दिल्ली में भी। जी हाँ, दिल्ली के अंदर जगह जगह पंडाल बनाए गए हैं, कई जगह पे दुर्गा पूजा हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, कितना महत्व है दुर्गा पूजा का? दुर्गा पूजा हमारा बहुत बड़ा दुर्गा पूजा होता है, बंगाली का ज़्यादातर बहुत बड़ा दुर्गा पूजा होता है। ये कलकत्ता से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके पंजाब, हर जगह दुर्गा पूजा बंगाली का बहुत बड़ा उत्सव होता है। दिल्ली के अंदर भी कितना उत्साह रहता है दुर्गा पूजा को लेकर? देखिए, दिल्ली के अंदर दुर्गा पूजा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिलता है। न सिर्फ ये बंगाल और कलकत्ता का त्यौहार रह गया है, बल्कि पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और हम दिल्ली राजधानी की बात करते हैं तो दिल्ली की राजधानी में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये यमुना पार का सबसे प्राचीन मंदिर है। पिछले 60 वर्षों से यहाँ पर बहुत ही धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा मनाई जाती है। जैसा आप देख रहे हैं, सभी महिलाएं, पुरुषों, बच्चों में भी भारी उत्साह देखने को मिलता है। महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, कितना उत्साह रहता है दुर्गा पूजा के लिए? बहुत उत्साह रहता है सर, और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। मतलब दुर्गा पूजा से पहले भी जो मेहनत होती है डेकोरेशन वगैरह की, थीम वगैरह की, उसके लिए भी काफ़ी वो करना पड़ता है प्लानिंग। दुर्गा पूजा में हम लोग 4 दिन खाना नहीं बनाते घर पे, हम पंडाल में खाते हैं। बहुत अच्छा होता है, इस दिन के लिए हम लोग वेट करते रहते हैं। तो आपने कुर्ता पहना है, डिजाइन किया हुआ है माँ दुर्गा की, इसमें प्रतिमा दिखाई दे रही है। ये वैसे स्पेशल कलकत्ता का है ये कुर्ता जो है, और इस टाइप के बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं और बहुत सारे लोग पहनते हैं। यहाँ पर हालांकि नहीं पहन रखो और कोई पहना नहीं है, लेकिन ये कलकत्ता का स्पेशल है। तो कहीं ना कहीं पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में जहाँ जहाँ ये पंडाल बनाए गए हैं, वहाँ पूरा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वक्त यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसी रामलीला देखी है जिसमें कोई पुरुष किरदार ही ना हो? राम, रावण, लक्ष्मण, हनुमान जैसे सभी पात्र सिर्फ महिलाएं ही अदा कर रही हो। जी हाँ, हरियाणा के पंचकुला में ऐसी ही अनोखी रामलीला होती है जिसमें कोई भी पुरुष किरदार नहीं है और सभी किरदार महिलाएं ही निभा रही हैं। हरियाणा
के पंचकुला में, चंडीगढ़ के पास जीरकपुर में हर साल की तरह इस साल भी विशेष रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इसकी खास बात ये है कि इसमें सभी किरदार महिलाएं ही निभा रही हैं। इसमें 9 माह से 80 वर्ष तक की महिलाएं शामिल हैं। रामलीला के पात्रों को मंच पर निभाने वाली इन महिला कलाकारों में कोई पेशे से आर्किटेक्ट है तो कोई बैंकर, कोई सोशल एक्टिविस्ट है तो कोई स्टूडेंट। रामलीला आयोजक संस्था जड़ों से जुड़ो की संस्थापक ने बताया कि इस रामलीला की शुरुआत में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हर चुनौती को स्वीकार करते हुए एक टीम का गठन किया जो रामलीला का मंचन बखूबी कर रही है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, ये विश्व के इतिहास में पहली बार एक ऐसी रामलीला का मंचन हुआ जिसमें सिर्फ कलाकार ही महिलाएं नहीं हैं, इसकी प्रस्तुति, इसका संयोजन और यहाँ तक कि कैमरे पे जो हमको कैप्चर करती हैं वो भी हमारी बेटियाँ होती हैं। उन्होंने बताया कि दर्शक इस रामलीला की तुलना बड़े बड़े थिएटर द्वारा की जाने वाली रामलीला से करते हैं। वो ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि महिलाएं इतना बेहतरीन प्रदर्शन और अभिनय कर सकती हैं। इस रामलीला में सबको प्रभावित करने वाली कलाकार 80 साल की पुष्पा जुनेजा हैं, जो गुरु माता का किरदार निभा रही हैं। पुष्पा की कई सर्जरी हो चुकी हैं, इसके बावजूद उनके जज्बे और मेहनत में कोई कमी नजर नहीं आती। प्रभु राम की भूमिका निभा रही प्रतिभा सिंह ने बताया कि इस किरदार को निभाते हुए उनके अपने जीवन में भी बहुत परिवर्तन आ गया है। वो जिस रोल में थे, बहुत ही शालीनता से बात करना, उनके अंदर जो गुण थे वो सारी चीज़ों को अपने अंदर लेके आना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक औरत हूँ मैं और मेंस वाली फीलिंग लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है। खुशबू त्रेहन एक वेलनेस कंसल्टेंट हैं। उनका कहना है कि जैसे हर सफल पुरुष के पीछे औरत होती है, ठीक उसी प्रकार उनकी सफलता के पीछे उनके पति और बच्चों का हाथ है। जिस तरह वो कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, इसी तरह बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन आई थिंक देयर इज़ अ मैन, एंड वो अप्रिसिएशन उन्हें देना बहुत ज़रूरी है। और मेरे केस में है मेरे हस्बैंड, जो मेरा पूरे तरीके से साथ देते हैं। जीरकपुर के रामलीला मंचन को देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ये रामलीला न सिर्फ समाज में धार्मिक आस्था और परंपरा को दर्शाती है, बल्कि महिलाओं के हर क्षेत्र में सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।